नमस्कार। वॉइस ऑफ उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि गुप्ता। साप्ताहिक इंटरव्यू की सीरीज में आज हम मौजूद हैं देहरादून की होनहार युवा आस्था पवार के साथ, जो बेहद कम उम्र में बेसहारा जानवरों की मदद करती है। हालांकि हमने यह सुना है कि इंसान और पालतू जानवरों में बहुत खास रिश्ते होते हैं। प्राचीन काल से लेकर आज तक पालतू जानवरों में कुत्तों को सबसे ज़्यादा पाला जाता है। लेकिन बात आती है उन बेसहारा जानवरों की जो सड़क पर दयनीय स्थिति में भटकते हैं। आप और हम जैसे ऐसे बहुत से लोग हैं जो इन जानवरों का सहारा बनते हैं। ऐसे ही हमारे साथ मौजूद है आस्था पवार जी, जो इन जानवरों का ध्यान रखती है। आस्था जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम चाहेंगे कि आप पहले दर्शकों को अपने बारे में जानकारी दें। जी नमस्ते सभी को। मेरा नाम आस्था है और मैं पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ। अभी मैं करंटली देहरादून में रह रही हूँ और पिछले 4 साल से हम जानवरों की हेल्प कर रहे हैं। जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था तब से ही हमने जो घायल जानवर होते हैं उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। जब हमने देखा कि वो सड़क पे ऐसे ही भटकते हैं और उनकी हेल्प के लिए आगे कोई नहीं आता है, तब से हमने उनको घर दिलवाना, जैसे कि अडॉप्शन उनका करवाना। तो पिछले 4 सालों में हमने 100 से ज़्यादा अडॉप्शंस करवाए हैं, काफ़ी रेस्क्यूज़ किए हैं। जो घायल जानवर होते हैं हमें सड़कों पे मिलते हैं, जैसे गाय, बिल्ली, कुत्ता जो भी होते हैं, हम इनका रेस्क्यू करते हैं, इनको वेट विज़िट करवाते हैं, डॉक्टर्स के पास लेके जाते हैं। कभी शेल्टर की नीड होती है तो मैं घर पे ही इनको शेल्टर प्रोवाइड करती हूँ, इनकी केयर करती हूँ। अभी हमारे पास ऐसा कोई शेल्टर का बड़ा स्पेस नहीं है, पर लेकिन हम घर पे जितना हमसे हो सकता है हम उतना करते हैं और इनकी एडॉप्शंस में और आगे ट्रीटमेंट में हेल्प करते हैं। जैसा कि आपने बताया कि आप बीते 4 सालों से यह कार्य कर रही हैं, तो इस कार्य को शुरू करने की कोई ख़ास वजह या कुछ ऐसा ख़ास इंसिडेंट्स हुआ हो जिससे आपने यह सोचा हो कि मैं यह अहम जिम्मेदारी उठाना शुरू करती हूँ? जो रेस्क्यू हमने स्टार्ट किया था वो मैंने पिछले 4 सालों में जब लॉकडाउन हुआ था तब हमने देखा था कि हमारे घर के जो नियर बाय जो भी डॉग्स थे, स्ट्रीट डॉग्स थे, उनको खाने की ज़रूरत थी। तो हमने पहले फीडिंग से स्टार्ट किया था और उसके बाद जो इनको ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट थी तो हमने वो ट्रीटमेंट इनको देना स्टार्ट किया। तो रेस्क्यू जो मैंने स्टार्ट किया था उसके पीछे सबसे बड़ा एक रीज़न ये भी था कि जब मैं बचपन से ही मैं जानवरों को देखती थी अपने चारों ओर, तो जो मेरी मदर हैं वो भी बचपन से, मतलब मेरी मदर जो थी, जो बाहर जानवर आते थे स्ट्रीट्स वाले, तो उनको फीड भी मदर करती थी। तो मैं भी उन्हें देख देख के थोड़ा बहुत खाना वगैरह देती थी। और कभी मुझे घर के बाहर कोई पपी मिल जाता था जिसको थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट की, जो मुझे ऐसा लगता था कि घायल है, उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, या कभी कोई चिड़िया मिल जाती थी तो उनको हम थोड़ा फीड वगैरह करके और कुछ दिन अपने पास रख के फिर उसको रिलीज़ कर देते थे। तो ऐसा हम बचपन में करते थे। और फिर आगे जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ उसके बाद फिर से ऐसी कंडीशंस मैंने देखी जब डॉग्स की, स्ट्रीट डॉग्स की, तो उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने के लिए मैंने रेस्क्यू स्टार्ट किया और एडॉप्शन वगैरह हमने सब तब से स्टार्ट किया था। अगला हम चाहेंगे कि आप व्यूअर्स को बताएं कि यह इतना जिम्मेदारी भरा कार्य जो आप करती हैं, इसके लिए आपने क्या क्या सेक्रीफाइसेस किए हैं? कुछ ऐसे पता ही होगा कि आज की सोसाइटी में जैसे हमारे पेरेंट्स भी होते हैं और उन्हें भी हमसे कुछ उम्मीदें होती हैं। तो वो भी चाहते हैं कि हम, जो उनका बच्चा हो वो आगे सेटल्ड हो और उनकी एक अच्छी जॉब हो जिसमें उनकी एक अच्छी खासी इनकम आए। लेकिन जब हम सोशल सर्विस कुछ करते हैं तो उसमें इनकम का सोर्स निकाल पाना बहुत ही मुश्किल होता है। हम उनकी हेल्प करते हैं, अपनी जो भी हमारे पास थोड़ा बहुत सेविंग होती है उससे ही हम उनकी हेल्प करते हैं। अभी लास्ट ईयर मैंने 1 साल जॉब भी की थी और जॉब के साथ साथ मैं रेस्क्यू भी करती थी। तो उस साथ साथ दोनों संभाल पाना बहुत ज़्यादा टफ़ होता था। और मैं चाहती थी कि इस जॉब से मेरे जितनी भी सेविंग हो मैं आगे शेल्टर एक ओपन करूँ इनके लिए। लेकिन जो भी हमारी सेविंग होती थी उसमें से ही इनका हम खर्चा जो होता था वो उससे ज़्यादा हो जाता था। तो वो सेविंग तो उतनी हो नहीं पाई। हमारा जो भी खर्चा होता था वो इनके ट्रीटमेंट, इनके फूड, इन सब में लग जाता था। जैसा कि आपने बताया कि आप जो है नौकरी के साथ पूरी तरह से इन पर ध्यान नहीं दे पा रही थी, तो हम आगे आपसे पूछना चाहेंगे कि इनके रेस्क्यू में और इनको पालने में ऐसे कुछ अच्छे और बुरे अनुभव जो आप साझा करना चाहते हैं। जी
अच्छे अनुभव मैं आपको बताती हूँ। अच्छे अनुभव हमारे साथ यही हुए हैं कि जब भी हमने बच्चों के एडॉप्शंस करवाए हैं, तो जब हम इनका एडॉप्शन करवाते हैं, जो तो एडॉप्टर्स होते हैं वो बाद में हमें इनकी वीडियोस भेजते हैं, तो हमें देख के लगता है कि मतलब कहाँ से हमने इनको एक सड़क से उठाया था, जहाँ पे इनको पल पल का खतरा था कि ये सड़क में छोटे छोटे बच्चे गाड़ी से मर जाते थे या इनका एक्सीडेंट हो जाता था। तो उससे जाके उनको एक नई लाइफ मिली है। उनके जो आगे जो फैमिली, उनके पास एक न्यू फैमिली है जो उनको पूरा केयर करती है, उनके लिए खाना प्रोवाइड करती है। तो अब उस चीज़ को जब हम देखते हैं तो वो एज़ अ रिवॉर्ड हमें लगता है कि हमारे लिए एक सबसे बड़ा रिवॉर्ड यही है। और ये एक अच्छा एक्सपीरियंस है। और बाकी जब हम कभी इनके लिए अडॉप्शन कैंप लगाते हैं तो लोग जब हमें देखते हैं और हमें अप्रिशिएट करते हैं इस वर्क के लिए, तो वो हमें बहुत ही अच्छा लगता है। तो हमारे साथ बैड एक्सपीरियंस ये हुआ है कि कई बार हम जब लोगों की हेल्प करते हैं, जैसे अगर किसी को फॉस्टर करना होता है या कभी किसी को रेस्क्यू में हमारी हेल्प चाहिए होती है, तो हम जब उनके हेल्प के लिए आगे आते हैं कि हम उन डॉग्स की हेल्प करेंगे, तो वही हेल्प हमारे लिए कई बार हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है। क्योंकि लोग जब हमें अप्रोच करते हैं इस हेल्प के लिए, तो कई बार लोग हम पे पूरी ज़िम्मेदारी डाल देते हैं कि हम ही उनकी हेल्प करेंगे, हम ही उनके लिए सब कुछ करेंगे। तो ये हमारे लिए कई बार प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि अभी हमारे एज़ रजिस्टर्ड कोई एनजीओ नहीं है, हमें ऐसी कोई फंडिंग नहीं आती है जिससे हम उनकी पूरी तरीके से हम अपने जेब से ही कर पाएँ। तो जब कोई भी फॉस्टर या कुछ रेस्क्यू के लिए हमसे हेल्प मांगता है, तो थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी उन लोगों को भी लेनी चाहिए। इससे हमारे लिए भी आगे प्रॉब्लम नहीं होती है। ऐसा कोई एक्सपीरियंस रहा है कि जैसे सोशल मीडिया की देखा देखी लोग अडॉप्ट करके चले गए जैसे कोई पेट, और फिर बाद में कुछ वो इशू क्रिएट कर रहे हैं, ऐसा कुछ? जी, एक्सपीरियंस तो इसमें ये है कि कई बार लोग अडॉप्ट तो कर लेते हैं ये सोच के कि क्यूट है, क्योंकि लोग वीडियोस तो सोशल मीडिया में काफ़ी देखते हैं, डॉग्स की क्यूट वीडियोस लोग बनाते भी हैं रील्स इसके ऊपर। और लोग इसी चक्कर में ये सोचते हैं कि पेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई बड़ी बात नहीं है। वो लोग घर लेके जाते हैं, पर आगे वो ये लोग नहीं सोच पाते हैं कि आगे इसे लाइफ टाइम तक अपने साथ रखना है। तो कई बार लोग इसीलिए हमें रिटर्न भी कर देते हैं, ये बोल के कि हमसे नहीं देखा जाएगा, हम इसकी केयर नहीं कर पाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि लोग अपना घर छोड़ के दूसरी जगह जा रहे होते हैं, तो उतने में ही वो लोग हमें बोलने लग जाते हैं कि अब हम इसको टेक केयर नहीं कर पाएंगे, या तो लोगों को ऐसा रहता है कि वो उनको कहीं छोड़ के आ जाएंगे। तो इस चक्कर में हमारे साथ भी कई इंसिडेंट हुए हैं। जो यंगस्टर्स ऐसा एनजीओ खोलना चाहते हैं या इसमें अपना योगदान देना चाहते हैं, उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगी? मैं यंगस्टर्स को यही एडवाइस देना चाहूँगी कि अगर आप आगे कोई एनजीओ ओपन करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अगर आप रेस्क्यू, फीडिंग वगैरह ये सब अगर आप करते हैं, तो आगे आपको एक टीम की भी ज़रूरत होगी। आप मतलब एक अकेला इंसान तो एनजीओ ओपन नहीं कर सकता है, आपको धीरे धीरे अपनी टीम भी जुटानी होगी। और अगर आप दिल से ये काम को अच्छा मानते हैं, तो आगे आपको कितनी भी प्रॉब्लम्स हो, आप आगे फेस करके अपना एनजीओ ओपन ज़रूर कर सकते हैं। आखिरी में चाहेंगे कि आप बताएं कि जैसे आप अकेले यह कार्य करती हैं या आपके पास कोई बड़ी टीम है? जी, अभी तो मैं और मेरे जो दोस्त हैं, 1-2 दोस्त हैं, वो मेरी इसमें काफ़ी हेल्प करते हैं। और मेरी मदर हैं जो, वो भी मुझे काफ़ी सपोर्ट करती हैं। बाकी जो सपोर्ट हमें मिलता है वो थोड़ा बहुत सोशल मीडिया से मिलता है। जब हमें डोनेशन की नीड होती है तो हम सोशल मीडिया में कई बार डालते हैं, तो उससे हमें थोड़ा फंड्स आ जाता है। कभी कभी नहीं भी आता है, तो हमें अपने तरीके से ही थोड़ा बहुत उससे मैनेज करना पड़ता है। आखिरी में जाते जाते हम आपसे पूछना चाहेंगे कि फ़िलहाल आपके पास कितने पेट हैं जिनको आपने रेस्क्यू किया था और किनको आप अडॉप्शन के लिए देना चाहते हैं? तो अभी पिछले महीने ही, मतलब जनवरी में ही, अभी हमारे पास कम से कम 22 जानवर हो गए थे जो रेस्क्यूड थे सभी। इसमें से काफ़ी जानवर जो थे वो एक वायरल इन्फेक्शन से सफ़र कर रहे थे, जिसकी वजह से हम उनकी डेली वेट विज़िट करवाते थे, उनको ड्रिप लगाते थे। 10 से 15 ड्रिप्स हम एक दिन में लगा रहे थे, और हम पे इतना फाइनेंशियल इतना नहीं था कि हम उनको सबको डॉक्टर के पास लेके सबकी ड्रिप वहाँ डॉक्टर से लगवा सकें। तो हम घर पे जितना हो सकता था हम वेट विज़िट करवाते थे, उसके बाद घर पे ड्रिप लगाते थे। और भी उसमें से कुछ बच्चे हमारे पास हैं जो ठीक हो गए हैं और उनको घर की ज़रूरत है। तो अभी जो ये बच्चे आपको दिख रहे हैं ये अडॉप्शन के लिए हैं। अगर आप में से कोई भी आगे अडॉप्शन करना चाहता है, किसी पपी को घर दिलाना चाहता है, इनकी लाइफ उससे चेंज हो जाएगी, तो आप इनको अडॉप्ट भी कर सकते हैं।
अभी इन जानवरों को हम अपने घर पे ही और हमारे घर के बगल में एक खाली जगह है जहाँ पे हम इनको शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, लेकिन बारिश की वजह से हमें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे जो हमने टीन शेड डाला हुआ है छोटा सा इनके लिए, उसमें बारिश की वजह से ये पूरा भीग जाता है तो हमें काफ़ी दिक्कत होती है। तो हमें एक ऐसी जगह की ज़रूरत है जहाँ पे हम एक बड़ा शेल्टर ओपन कर सके, जिसमें डॉग्स ही नहीं, गाय और सारे जो भी एनिमल्स होते हैं उनको हम शेल्टर दे पाएँ। तो अगर आप में से कोई भी हमें हेल्प करना चाहता है, सपोर्ट करना चाहता है, तो हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं आप। हमारा एक इंस्टाग्राम पेज है जहाँ पे हम इनकी रेस्क्यू वीडियोस, स्टोरीज़ और जो अडॉप्शन की अपील होते हैं वो पोस्ट डालते हैं, जिससे आगे ये इनकी कहानियाँ जो हैं वो और लोगों तक पहुँच सकें। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज की इस इंटरव्यू सीरीज को हम समाप्त करते हैं एक ऐसे व्याख्या के साथ जो कि हजारों साल पुराना है। महाभारत काल के दौरान जब पांडव स्वर्ग की यात्रा पर निकले थे, तब उस दौरान वह पहाड़ों से गुजरे थे। इस यात्रा में उनका सहायक एक कुत्ता बना था। ऐसे ही अगर आप उत्तराखंड या हिमाचल जैसे पहाड़ी इलाकों में अगर आप ट्रैकिंग पर जाते हैं, तो ऐसे में आपके साथ एक कुत्ता हमेशा चलेगा जो आपको राह दिखाएगा। कैमरामैन गौरव पवार के साथ सुरभि गुप्ता।